नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको ऐसी तमाम स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो हमारे फ़ायदे से जुड़ी हैं। आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत मिशन की। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये एक फ़लसफ़ा है जो हर हिंदुस्तानी को सेल्फ सफिशिएंट होने, इनोवेशन करने और मुल्क की तरक्की में कंट्रीब्यूट करने के लिए एनकरेज करता है। ये हमारी ताकतों के इस्तेमाल करने, अपने टैलेंट्स को नर्चर करने और मौक़ों को बढ़ाने के लिए प्रमोट करता है। इसका बुनियादी मकसद हिंदुस्तान को सेल्फ सफिशिएंट, रिजिलियंट और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना है। आत्मनिर्भर भारत ने बेशुमार लोगों को एम्पावर किया है, लोगों के आइडियाज़ को हकीकत में तब्दील करने के लिए ज़रूरी प्लेटफॉर्म और मदद मुहैया की है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग और लोकल इंडिजिनस प्रोडक्ट ने न सिर्फ हिंदुस्तान की इकॉनमी को बूस्ट किया है, बल्कि मेड इन इंडिया गुड्स के इस्तेमाल ने लोगों को एक फ़ख्र का एहसास भी दिया है। इस अभियान ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, उन्हें इनोवेशन करने और बेहतर तरीके से काम करने के लिए एक मोटिवेशन दिया है। हिंदुस्तानी एंटरप्रेन्योरशिप एक ताकत का सबूत है। तो ये सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप तक ही सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है, ये ज़िंदगी के हर पहलू तक फैला हुआ है। ये टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने पर उसका फ़ायदा उठाने के लिए और सस्टेनेबिलिटी को एनकरेज करता है, साथ ही इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करता है, इंश्योर करता है। तो आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत मिशन की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर संजीव सहगल, जो कि फाउंडर और साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं समृद्धि ऑटोमेशन के। वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में सर। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आत्मनिर्भर भारत मेरे दिल के बहुत करीब जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। इस टॉपिक के लिए मुझे चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हम आपसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी हुई। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित है। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। संजीव जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि ये आत्मनिर्भर भारत अभियान है क्या? आत्मनिर्भर भारत का जो ये अभियान है, ये कोविड पैंडेमिक के टाइम पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था मई 2020 में। इस अभियान को करने का पर्पस था कि भारत को किस तरीके से हम सेल्फ रिलायंट,
सेल्फ डिपेंडेंट बना सकें और बाहरी जो भी फैक्टर्स हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके। जी संजीव जी, इसको जब लॉन्च किया गया तो किस मकसद के साथ इसको लॉन्च किया गया था? आत्मनिर्भर भारत मिशन को लॉन्च किया गया था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सा विचारधारा थी। जैसे जब ये कोविड पैंडेमिक आया तो सबको समझ में आया कि इस तरह की कोई भी एपिडेमिक की सिचुएशन आ सकती है, उन सिचुएशन में किस तरीके से भारत जो है वो सेल्फ रिलायंट हो सके, उसे बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंसी उसकी मिनिमाइज हो सके, उसके लिए किस तरीके से देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, किस तरीके से मैन पावर की ग्रोथ करी जाए, किस तरीके से ओवरऑल चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो चाहे कोई भी सर्विसेज हो उनको किस तरीके से भारत में किया जाए ताकि हमारी डिपेंडेंसी बाहरी मुल्कों पे या बाहरी फोर्सेस के ऊपर मिनिमाइज करी जा सके। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जी संजीव जी, आपने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है, किस मकसद के साथ इसको लॉन्च किया गया। अब आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या एडवांटेजेस इस स्कीम के तहत मिल सकते हैं? आत्मनिर्भर भारत में भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज एलोकेट किया ताकि इसके थ्रू मल्टीपल चीज़ों के ग्रोथ करी जा सके। जैसे सबसे पहला था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, किसी भी देश की तरक्की के लिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना बहुत ही ज़रूरी है। आज अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर हमें इम्प्रूव करना है तो रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क वो भी होना जरूरी है। अब रेल नेटवर्क के लिए रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना जरूरी है। सिमिलरली रोड नेटवर्क के लिए रोड्स, हाईवेज, ताकि उसके ऊपर जो हमारी गुड्स की या मैन पावर की मूवमेंट हो रही है वो बेहतर करी जा सके। इसमें दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट ये था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो ताकि हर वर्ग को इससे फायदा मिल सके। इसमें जो ग्रोथ हो वो खाली किसी एक पर्टिकुलर वर्ग की ना हो, उससे पूरे भारतवर्ष के हर नागरिक को उसका फायदा मिल सके। तो ये एक इसका दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था कि एमएसएमईज, जो कि किसी भी कंट्री के बहुत बड़ा बैकबोन होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या सर्विसेज के लिए, उनकी ग्रोथ कैसे करी जा सके। बड़े इंडस्ट्री तो आएंगे पर बड़े इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जो ये एमएसएमईज हैं उनकी ग्रोथ कैसे करी जा सके। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेटर किया जा सके। हेल्थ का इसलिए क्योंकि कोविड ने सबको सिखा दिया कि किसी भी तरह की कोई भी आपदा कभी भी आ सकती है। ऐसे टाइम पे भारत ने जिस तरीके से अपने आप को बहुत ही कम समय में अपग्रेड किया, पर ऐसा हर बार नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या बेसिक चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया जा सके, ताकि आने वाले दिनों में अगर ऐसी कोई आपदा आए तो उस टाइम पे हमारा कंट्री कैसे प्रिपेयर्ड है। जी संजीव जी, आपने बताया कि तमाम एडवांटेजेस इस स्कीम के तहत लिए जा सकते हैं, लेकिन क्या इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? कौन लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं? ये इस आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत में अलग अलग स्कीम है। हर स्कीम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग है। जैसे अगर एमएसएमई के लिए बात करें तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। उसके लिए इवन एमएसएमई की जो डेफिनेशन थी उसको भी चेंज किया गया ताकि उसको भी थोड़ा सा सिंक्रोनाइज किया जा सके। अभी तक क्या था, इससे पहले जो था वो जो भी क्राइटेरिया एमएसएमई के लिए था वो कई वर्षों से चला आ रहा था, उसको सही किया गया। ऐसे ही कोई दूसरी हेल्थ केयर की स्कीम है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस अलग है। फिर कुछ स्कीम्स इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए द्वारा चलाई गई, कुछ बड़ी सारी स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट के लिए चलाई गई। तो अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग तरीके से रजिस्ट्रेशन है। सबसे अच्छी बात क्या है, डिजिटल इंडिया के तहत मैक्सिमम जो ये सारी स्कीम्स हैं इनके जो ये रजिस्ट्रेशंस हैं ये ऑनलाइन होते हैं, और जब ये ऑनलाइन होते हैं तो इसकी प्रक्रिया बड़ी आसान और ट्रांसपेरेंट है। तो इसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो किसी भी लेवल का है, वो आसानी से और बड़े आसान तरीके से इसको अप्लाई कर सकता है और इन स्कीम्स का बेनिफिट ले सकता है। जी संजीव जी, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से इस के लिए अप्लाई किया जा सकता है जैसे कि आपने बताया, लेकिन क्या किसी दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है इसमें अप्लाई करने के लिए? अलग अलग स्कीमों के लिए अलग अलग तरह के दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है, पर बेसिक दस्तावेजों की बात अगर हम करें
तो आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन, आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर, आपका पैन कार्ड, आपकी बैंक की डिटेल्स, आपका बैंक का जो कोई अगर लोन्स हैं तो उनकी डिटेल्स, आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं उससे रिलेटेड अगर कोई सर्टिफिकेशंस हैं तो उनकी डिटेल्स, या जो आपकी नोडल मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें अगर आपके कोई रजिस्ट्रेशंस हैं या जो कोई कंप्लाइंसेस हैं, तो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो बहुत ही सिंपल है, कोई ऐसा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं तो ये मानूंगा कि ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, जो भी एक जेन्युइन बिजनेस करने वाला आदमी है या सर्विसेज देने वाला आदमी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग साइड वाला आदमी है, उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना बहुत ही आसान है और उनके पास हैंडली अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर हम इस स्कीम की बात करें तो ये स्कीम लॉन्च कब हुई और तब से अब तक किस तरह के चेंजेस, किस तरह की तब्दीलियां इस स्कीम में देखी गई? आत्मनिर्भर भारत का मिशन जो है ये माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 20 मई 2020 को लॉन्च किया गया, और पिछले करीब 3.5 वर्ष, हम बोलें कि पिछले 3.5 वर्षों का जो ये सफ़र है ये बहुत ही अच्छा रहा सबके लिए। मेरे ख्याल से पूरे देश में जो प्रगति हम देख रहे हैं, जिस तरीके से हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसकी बेस जो बनी वो आत्मनिर्भर भारत बना। इसके पहले भारत में एक नई स्कीम आई थी मेक इन इंडिया की, उसमें आत्मनिर्भर भारत एक बहुत बड़ा, इसमें क्या है कि कुछ सेक्टर्स 24 सब सेक्टर्स को चुना गया कि जिनको चैंपियन सेक्टर बनाया जाए जी। तो इस तरह के कई सारी सब स्कीम्स इस आत्मनिर्भर भारत के बीच में आई। तो जो 24 सब सेक्टर्स हैं वो 24 सब सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया कि जहां पर इस देश में उसकी कैपेबिलिटीज अवेलेबल हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो उनके ऊपर ग्रोथ के ऊपर काम किया गया। अब आपसे समझना चाहेंगे कि तमाम लोग जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, कौन सी इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? स्कीम से इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हुई। इंक्लूसिव ग्रोथ से मतलब यह है कि एक छोटे से छोटा इंडिविजुअल, अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया में एक छोटी सी स्कीम चलाई गई कॉमन सर्विस सेंटर या जन सुविधा केंद्रों की, जिसमें गांव के युवकों को एक मौका दिया गया है कि वो अपने लोकल सेंटर्स खोलें, जहां पर वो एक बहुत ही छोटी सी इन्वेस्टमेंट के थ्रू, मतलब सिर्फ एक छोटा सा पीसी लगाकर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें, इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, मतलब इससे थोड़ा सा एक ऊपर आते हैं, माइक्रो इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं, तो जो ये बड़ी इंडस्ट्रीज बड़े पार्ट्स बना रही, बड़े इक्विपमेंट बना रही हैं, तो उनके छोटे पार्ट्स की डेवलपमेंट करी जा सकती है। और तो और अगर हम बात करें, अगर इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो पैकेजिंग, मतलब मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि जी आप इतने सारी तरक्की कर रहे हैं, आप बताएं कि हम क्या करें। तो मैं कहता हूं यार, पैकेजिंग तो जो मर्जी प्रोडक्ट बनेगा, पैकेजिंग तो लगेगी से लगेगी। और जिस तरीके से पैकेजिंग इंडस्ट्री में अगर हम बात करें, पहले जो पैकेजिंग आती थी और जिस तरीके से पैकेजिंग की क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, वो अपने आप में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जितनी मैन्युफैक्चरिंग होगी उतनी की उतनी पैकेजिंग तो लगेगी। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज से, मतलब पैकेजिंग एक पार्ट हो गया, अगर उसकी बात करें, कोई अपने ब्रांड प्रमोशन करेगा तो चाहे वो बैग्स हों, चाहे वो लेटर हेड्स हों, मतलब किसी भी तरह की, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे भी लोग चाहें तो छोटे से छोटा सेटअप लगाकर भी इस स्कीम में अपनी भागीदारी कर सकते हैं। स्टार्टअप्स की बात करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे ड्रोन एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई, और भारत सरकार इसमें लोगों के जो यहाँ पर कैपेबिलिटीज अवेलेबल हैं उसको भी एड्रेस कर रही है। जैसे ड्रोन के लिए भारत सरकार ने स्कीम निकाली कि ड्रोन इंपोर्ट ही नहीं किया जा सकता, ड्रोन को इवन सीकेडी में भी इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस तक में जाएं तो वहाँ पर भी जो बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनमें ये ड्रोन्स बना रहे हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस। ड्रोन में वो मेडिसिन डिलीवर कर रहे हैं, गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, ई मैपिंग करी जा रही है। तो इवन ड्रोन पायलट से एक और नई इसमें से वो निकल के आ गया कि एक नई सर्विसेज निकल के आ गई। तो अगर मैं बात करूं तो कोई भी इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी अगर इस स्कीम में किसी भी तरीके से जुड़ना चाहता है तो सबके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है और अपनी सेल्फ और देश की ग्रोथ करने के लिए। संजीव जी, हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत मिशन की, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इससे हिंदुस्तान की इकॉनमी को किस तरह का बूस्ट मिला है? इकोनॉमी की बूस्ट की बात करें तो ऑलरेडी भारत
विश्व का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर बन चुका है। और 2047 से पहले तो ये 2047 जब हम अपने 100 वर्ष इंडिपेंडेंस के पूरे करेंगे का टारगेट था, पर मेरे ख्याल से उससे पहले ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अब ये इकोनॉमी की ग्रोथ होती कैसे है? अगर हम बात करें, सारे दुनिया रिसेशन की बात कर रही है, पर भारत में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, अगर हम बात करें, अगर आज एक हाईवे भी अगर बनना है तो उस हाईवे में लेबर से लेके वहाँ पे जो रोड ले करने वाली मशीनें लग रही हैं, वहाँ पर जो भी इक्विपमेंट लग रहा है, अब टोल प्लाजास लग रहे हैं, टोल प्लाजा के ऊपर जो ऑटोमेशन हो रहा है, इवन टोल प्लाजा पे जो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो इवन जो फास्ट टैग बेच रहे हैं, आप देखें इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करें। अभी मैं थोड़े दिन पहले ही देख रहा था कि भारत डिजिटल पेमेंट्स में बहुत देर से आया, पर 2022 में ही भारत विश्व का नंबर 1 देश बन गया डिजिटल पेमेंट की ट्रांजैक्शंस में। वी हैव ओवरटेकन चाइना फॉर डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस। तो अब जब डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो आप देखें तो इकोनॉमी की ग्रोथ के इससे ऊपर क्या हम देख सकते हैं कि जो इवन आप जिस ई रिक्शा में बैठती हैं, जो सब्जी वाला ठेले पे आपको सब्जी देने आता है, वो भी कहता है जी मुझे पेटीएम से पैसा दे दीजिए। अब इकोनॉमी की ग्रोथ तो इसी से समझ सकते हैं हम कि इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ किस तरीके से और कितने अच्छे तरीके से और पूरा इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है। कि हमारे नाजरीन को आप मैसेज दें कि वो आगे आएँ और किस तरह से इस स्कीम का बेनिफिट लें। जैसे मैंने अभी सारे प्रश्नों के में बार बार यही बात पे दिया है कि इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है, हर व्यक्ति की ग्रोथ की बात हो रही है। तो मैं तो चाहूँगा कि हर व्यक्ति इससे जुड़ने की कोशिश करे, वो चाहे शहरों में रहता हो चाहे गांव में रहता हो। इसमें जुड़ने के लिए हर व्यक्ति के पास, किसान के पास भी फैसिलिटी है। मैं तो अभी देख रहा था कि किसानों ने भी बड़ा स्मार्टली काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले, मैं अभी हरिद्वार से आ रहा था तो स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही थी। तो मतलब अगर हम बात करें तो अभी तक क्या था कि स्ट्रॉबेरी जो थी शायद हम इंपोर्टेड यूज कर रहे थे। तो अगर हम बात करें तो ये कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अगर वो थोड़ा सा भी, क्योंकि अभी डिजिटल मीडिया हर आदमी के पास अवेलेबल है, हर आदमी के पास उसके मोबाइल पे इंटरनेट का एक्सेस है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और हम इस बात का विश्वास करें कि ये जो स्कीम्स हैं ये हम सबको बेनिफिट देंगी, और इस विश्वास के साथ में हम सब मिलकर इन स्कीम्स के साथ जुड़ें और अपना और देश का विकास करें। तो आज हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान की, और आइए अब आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने कैसे अपने आइडियाज़ को हकीकत में बदला है, कैसे इस मिशन ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है और मदद मुहैया की है। आइए देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत हमारे साथ मौजूद हैं आर्टिस्ट संचित जैन जी, जिन्होंने इस मिशन का इस्तेमाल करके आर्ट एंड पेंटिंग में खुद को सेल्फ रिलायंट बनाया है। आइए जानते हैं इनका सफ़र कैसा रहा। देखिए, सफ़र तो बहुत मज़ेदार रहा है और काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा मुझे ये सफ़र तय करने में। लेकिन पेंटिंग करना मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ था इसका, और कब ये मेरा करियर बन गया ये मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। मेरी कला जो है उसको आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हिंदी में अमूर्त कला जिसको हम कहते हैं, जो एक जिसमें आपको एक आकार, अलग प्रकार की आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। और कला जो है ये एक भावनात्मक प्रक्रिया है। जो भी हम फील करते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, उन चीज़ों को हम अपने कैनवस पे उतारने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि हमारी भावनाएं लोगों तक पहुँचे। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, पूरा मेरा काम जो एब्स्ट्रैक्ट के अमूर्त कला जिसको हम बोलते हैं, उस तरीके की आर्ट को मेरा काम पूरे डिपिक्ट करता है। और ये एक भावनात्मक प्रक्रिया जिसको आप बोल सकते हैं कि है, जो भी हमारे मन की भावनाएं होती हैं उनको हम पूर्ण तरीके से कैनवस पे उतारते हैं ताकि हम अपनी भावनाओं को लोगों तक पहुंचा सकें। उस समय हमारे मन में क्या विचार आ रहे होते हैं उसको हम कैनवस पे उतारने का पूरा प्रयास करते हैं और शायद इसमें सफल भी रहते हैं। अमूर्त कला को जानने के लिए लोगों को अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। ये एक आम तरीके की आर्ट नहीं है कि जो देखने, मतलब जिसे बोल सकते हैं आप निराकार आर्ट नहीं है। एक निराकार के रूप में आप इसको बोल सकते हैं, मगर एक आकार इसके अंदर नहीं है, मगर निराकार की तरफ एक ले जाने वाली एक चीज़ है जिसमें बहुत सारी आकृतियाँ आपको देखने को मिलती हैं।
तो अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस पेंटिंग में आपको किस तरीके की आकृतियाँ देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ये तो एक अमूर्त कला है। तो मैं देखना चाहूँगी कि आप लोगों को किस प्रकार की पेंटिंग लगी। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत हमारे साथ मौजूद हैं विमेन एंटरप्रेन्योर मिसेस रीना जैन जी, जिन्होंने इस मिशन के विजन के थ्रू अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाया अचार मेकिंग से। तो आइए जानते हैं इनका सफ़र कैसा रहा। मैं अचार बनाना, खाना बनाने का शौक़ मुझे बचपन से था। बचपन इन द सेंस कि जब मैंने अपना होश संभाला, खाना खाना और बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और ऐसे ही थोड़ी थोड़ी रेसिपीज़ मैं बनाती थी और सबको खिलाने का भी एक बहुत शौक़ था मुझे। धीरे धीरे ये चीज़ डेवलप होती गई और मैं बनाती चली गई। मैंने बहुत से कोर्सेज सीखे और इस काम को मैंने आगे बढ़ाया। पहले मैं काम घर पे ही करती थी और धीरे धीरे इस चीज़ में इंटरेस्ट आने लगा। फिर मोदी जी की जो ये योजना थी आत्मनिर्भर मिशन, उसके अंतर्गत मेरे को एक इस चीज़ का एक ये कह लीजिए कि सहारा मिला, या मुझे ये काम करने का एक प्रोत्साहन मिला कि अगर हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं तो हमें अपने आप से ही कुछ अच्छा ऐसा करना होगा जिससे कि हम सबके सामने आ सकें। और इसी के तहत मैंने अचारों का काम शुरू किया और धीरे धीरे ये काम मेरा आगे के आगे बढ़ता चला गया। सब लोगों ने बहुत पसंद किया और मुझे सपोर्ट भी किया। मेरे कस्टमर्स, मेरे घर वाले, सब लोग, मेरी फैमिली, सब ने मुझे सपोर्ट किया आगे जाने के लिए। तो मैं मोदी जी की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ये काम करने का मुझे एक प्रोत्साहन दिया, क्योंकि घर में रहकर घर से बाहर जाना ये एक बहुत बड़ी बात है। आजकल सर्दियों का मौसम है और मैंने थोड़ा सा रॉ पहले से ही सवार के रखा हुआ है, जिसमें गोभी है, गाजर है और शलगम है। ये मैं खट्टा अचार बना के आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया जाता है। थोड़ी सी मैंने राई पिसी हुई ली है। हल्दी एक जो है बहुत एंटीसेप्टिक पाउडर है जो हमारे घरों में और हमारी किचन में बहुत अच्छे से सबके घरों में मिलता है, जो कि हमारी बॉडी को फिट और फाइन रखती है। थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सरसों का तेल, जो कि अचार के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है और अचार इससे बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। इस पे हम थोड़ा सा सिरका या विनेगर डाल सकते हैं, ये एक ऑप्शनल है। सिरका हम इसलिए ऑप्शनल बोलते हैं, वैसे तो राई अचार को खट्टा कर देती है, बट सिरके से ये होता है कि अचार टिक भी जाता है। लेकिन किसी को जैसे सिरका सूट नहीं करता यह है, तो वो ये एक ऑप्शनल में रखा जाता है। अदरवाइज आप इसमें थोड़ा सा सिरका भी डाल सकते हैं। अचार टेस्टी भी हो जाता है और इसकी जो लाइफ है वो अच्छी हो जाती है, खराब नहीं होता। तो ये देखिए गोभी गाजर शलगम का मिक्स अचार, मैंने ये रॉ कच्चा ही करा है, और अगर आपको थोड़ा सा वैसे करना होता है तो इसको आप हल्का सा ब्लांच भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से सुखा के फिर ही आप उसका अचार डालेंगे।
हिंदुस्तान को एक आत्मनिर्भर मुल्क बनाने के सफर में हर हिंदुस्तानी ने एक अहम किरदार अदा किया है। आइए एक साथ मिलकर आत्मनिर्भर हिंदुस्तान एक मजबूत और खुशहाल मुल्क बनाने में इनोवेशन और क्रिएशन को जारी रखें। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को ही बढ़ावा नहीं देता, बल्कि डिजिटल सपोर्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म भी मुहैया करता है। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। संजीव जी, आपने वक्त निकाला और इतनी अहम जानकारी हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो आपका और दूरदर्शन उर्दू का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो ये एक टॉपिक मेरे हृदय से इतना जुड़ा हुआ है और जिस पर्टिकुलर मिशन के चलते हमने पिछले कुछ वर्षों में जो ग्रोथ करी है उसके बारे में जो भी जानकारी हमें थी वो अपने दर्शकों के साथ, अपने देश के बाकी भाइयों बहनों के साथ शेयर करने के लिए जो मौका दिया उसके लिए मैं बल्कि आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और भी कोई अगर इस तरह की मुहिम के लिए अगर जो भी हमारे को नॉलेज है वो अगर आप शेयरिंग के लिए कभी भी आप चाहें तो हम जो भी हमारे को नॉलेज है, जो भी हम बेनिफिट स्कीम का उठा रहे हैं वो हम बाकी लोगों से शेयर करना चाहेंगे। और मैं चाहूँगा कि सब लोग इस मुहिम के साथ जुड़ें और अपना और देश का विकास करें। जय हिंद, जय भारत। तो नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।